एम आई लुकिंग गुड? ओके, ऑडियो लेवलर देख लेना। गुड मॉर्निंग तवलीन, ये आप लिख के लिए है, मुझे पता नहीं था आप 4-5 दिन तक नहीं आएंगे, तो हमने अराउंड 12 क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लिए, फिर इन्होंने बताया कि 5-6 दिन और नहीं आएगी तवलीन, तो हम वीडियो बना रहे हैं। आपके भले में सबका भला हो जाएगा। जो 12 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए वो आप चाहो तो इनमें से किसी की भी क्वेश्चन शीट लेके मार्किंग कर लेना और पहले ट्राई करके देखना। नहीं आते हैं तो मुझे कहना, मैं उसके ड्राफ्टेड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो देख के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो फिर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमने अभी किया, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका सेक्शन 80 QQB, रॉयल्टी इनकम टू ऑथर्स, ठीक है, जिसमें 15% तक की रॉयल्टी अलाउड थी, 3 लाख रुपीज़ 100%, और 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया में पैसा आ जाना चाहिए अगर आउट ऑफ इंडिया अर्न किया है तो। फाइंड आउट द नेट इनकम इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, अज्यूमिंग दैट इनकम ऑफ X, Y, Z and A from other sources is rupees 4,60,000 and they annually contribute 1,10,000 towards public provident fund। 80C में 1,10,000 और आपसे कैलकुलेट किया गया है, पूछा गया है नेट इनकम, टैक्स वैक्स नहीं कैलकुलेट करने का। अब बाकी देखते हैं। 4,60,000 के बाद रॉयल्टी ऑन बुक्स कवर्ड बाय सेक्शन 80 QQB 90,000। इज इट लमसम पेमेंट फॉर असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन कॉपीराइट? नो 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 यस। तो भाई साहब जो यस वाले हैं उनका डिडक्शन हमें चेक करना पड़ेगा। रेट ऑफ रॉयल्टी एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ बुक्स 18%, 17.5%, 12.5% एंड नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि वो तो लमसम है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग रॉयल्टी इनकम इन इंडिया, इंडियन करेंसी 10,000, 1,10,000, 180 and 140। इज रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम अब्रॉड? यस यस, नो नो। अमाउंट रेपिटेड टू इंडिया टिल September 30, 2022 72 लाख 80, नॉट एप्लीकेबल, और 7 लाख। तो 1 बाय 1 लेते हैं अपन। सबसे पहले तो अमाउंट उनकी तरफ से एलिजिबल कितना है, कितना एलिजिबल है? एक एक्स के लिए नहीं, वो तो लिमिट है 3 लाख। अभी पहले अपन अमाउंट देखते हैं, ठीक है, जो 30 सितंबर तक वो लोग इंडिया में ले आए। तो ए के लिए, एक्स के लिए 70, वाई के लिए 2,80,000 और जेड के लिए नील और ए के लिए 7 लाख। फिर लमसम कंसिडरेशन और 15%, वो जहाँ लमसम है वहाँ 15% की क्राइटेरिया चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अलाउड तो वो भी है, लेकिन एक बार में 1 टाइम पेमेंट हो रहा है, हम कितनी भी बुक छापें तो अब 15% का क्राइटेरिया चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे रेट है वहाँ पे अपन रेट से डिवाइड करके 15% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 90,000 डिवाइड बाय 18% इंटू 15%, 75,000 लिख लो आप, मैं लिखूँ कि तुम लोग याद रखोगे। कौन कौन है? X, Y, Z और A। इंडिया में पैसा आया 70,000, 2,80,000, Z के लिए नील, A के लिए कितना आया था? A का पैसा 7 लाख। सेकेंड 15% ऑफ रॉयल्टी, जिसमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका तो अपन पूरा ही ले लेंगे। कितना है इसका पैसा? 8 लाख, क्योंकि ये परसेंटेज के हिसाब से नहीं है, ये परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी कितना लिया आपने? 75,000। यहाँ पे 15% के अकॉर्डिंगली कितना आ रहा है? 3 लाख डिवाइड बाय 17.5 इंटू 15, 2 लाख, हाँ
143, जी में 15%, ये तो 12 ही है, तो अलाउड हो जाएगा। इसका तो कितना है पूरा का पूरा 6 लाख। लिमिट कितनी है आपकी? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। अलाउड विच एवर इज लोअर 70,000, 257, 143, 3 लाख, 3 लाख। यह है आपका सेक्शन 80 QQB, ठीक है। और आपसे पूछी गई है नेट इनकम। सॉरी, उसका भी मिलेगा। ये 10,000 है, 5,000। अरे अपन ने एक्चुअल अमाउंट तो लिखा ही नहीं। एक्चुअल इनकम कितनी है इसकी? 90 में से इसका खर्चा माइनस करो, कितना हुआ? 80,000। 3 लाख में से 1/10 माइनस करो, कितना हुआ? इसका कितना इनकम है और कितना खर्चा है? 6 लाख में से 180 माइनस करो, कितना हुआ? 4। और इसका कितना हुआ? कितना है? 6 लाख। तो पहले वाले का तो कितना मिलेगा? विच एवर लोअर 70। दूसरे वाले का कितना मिलेगा? विच एवर लोअर 90। तीसरे वाले का विच एवर लोअर 3 लाख। चौथे वाले का विच एवर लोअर 3 लाख, ठीक है। ये आपके डिडक्शंस हैं। अब नेट इनकम कैलकुलेट करो आप लोग। मैं एक की करा देता हूँ या 2 की करा देता हूँ, बाकी तुम लोग कर लेना। सबसे पहले रॉयल्टी की इनकम लेते हैं। एक्स की इनकम कितनी है उसकी? 90,000 है ना। 90 में से उसका खर्चा माइनस कर दो 10,000 रुपये का, कितनी बची? 80। और अदर सोर्सेज की सबकी इनकम कितनी बता रखी है? 460। टोटल कितना हो गया? 540। 540 तो आपके आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से माइनस करो वो ऊपर 80C 1,10,000, फिर माइनस करो 80 QQB जो भी अपन ने कैलकुलेट किया, कितना? 70,000। 360 आ गया। अब एक लास्ट वाले की कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। ए की इनकम कितनी थी? 8 लाख। सर वो अपने 87 ए की लिमिट है, वो ग्रोस इनकम का होना ज़रूरी है, नेट इनकम का 5 लाख। अभी इसमें दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, इसमें दिखा देता हूँ। 87A पूछ रहा है ना, टोटल टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख के अंदर है तो 87A का रिबेट मिलेगा। पर अभी तू 87A के रिबेट में जा ही क्यों रहा है? तुझसे टैक्स पूछा ही नहीं उन्होंने। इनकम थोड़ी माफ़ है, उसमें तो टैक्स माफ़ है। तो टैक्स निकाले तब 87A में आना। अभी तो सिर्फ इनकम निकाल के फ्री हो जा, ठीक है। तो डायरेक्ट ए पे आ जाओ आप। ए की इनकम कितनी थी? 8 लाख। खर्चा कितना था उसका? 140। बचा कितना? 660। फिर अदर सोर्सेज की उसकी इनकम कितनी है? 460। कितना हो गया? 1120। 1120 में से अब 80C का PPF का डिडक्शन कितना है?
110, और फिर इसका QQB का डिडक्शन कितना है 3 लाख, माइनस करो 11-20 में से 1 10 और 3 लाख 7 10 मैच हो रहा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब आएगा मज़ा। ब्लाइंड नहीं है, ब्लाइंड। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन ख़त्म हुए, अब सब मिक्सअप होके आएगा एक साथ। तो अपन पहले सेक्शंस रिवाइज कर लेते हैं। C, CCC, CCD1, CCD2, CCE, CCD1B, डन। D, DDB, है ना। EEE, EEA, EEB, इंटरेस्ट फॉर एजुकेशन लोन। EE 16-17 वाला हाउस लोन। EEA 19 से 22 वाला हाउस लोन। फिर 80EEB इलेक्ट्रिक व्हीकल 2023 तक, 19 से 23 तक, ठीक है। लिमिट 80E नो लिमिट, 80EE 50,000, EEA 1,50,000, EEB 1,50,000। फिर उसके बाद आया G, GGA, GGB, GGC। G डोनेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी 100% नो लिमिट, सेकंड कैटेगरी 50% नो लिमिट, थर्ड कैटेगरी की भी 2 सब लिमिट, 2 सब पार्ट 1 to 5 और 6 और 7, जिसमें फैमिली प्लानिंग 6 नंबर पे था, है ना। और ओलंपिक एसोसिएशन को कंपनी देती है तो ये भी 7 नंबर पे था। तो इन दोनों के लिए 100%, बाकी 1 to 5 के लिए 50%, जिसमें आता है आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और वो ताजमहल की रिपेयरिंग। ये आता है लिमिट के साथ। लिमिट क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करेंगे शॉर्ट टर्म 111A, फिर माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 80C से 80U, 80 एक्सेप्ट 80G। फिर 80GGA में 3 लिमिट थी, 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। किसको मिलेगा, जिसको HRA नहीं मिलता। फिर आता है 80GGA साइंटिफिक रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग अ पर्सन फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल डेवलपमेंट फंड और नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड। डन, 100% मिलेगा। GGB, GGC पॉलिटिकल पार्टी। फिर आए अपन 80JJAA, जो अभी अपन ने पढ़ा, 30% फॉर न्यू लेबर्स, 50 रुपये दिन से ज़्यादा, 25,000 रुपये महीने से कम, 240 दिन मिनिमम। और लेदर अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए 150 देना है, 150 था, ठीक है। फिर उसके बाद QQB, RRB। QQB तो अभी अपन ने पढ़ा, रॉयल्टी टू ऑथर्स। RRB रॉयल्टी फॉर पेटेंट्स। TTA 10,000 सेविंग बैंक अकाउंट। TTB सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 सेविंग बैंक प्लस FD। 80U लंगड़े लूड़े अंधे बहरे काढ़े, ठीक है, मतलब गिफ्टेड पर्सन, हैंडीकैप लोग। X इज़ टोटली ब्लाइंड, मतलब X खुद ब्लाइंड है। 80U 75% और 1,25,000, ठीक है, पूरा ही ब्लाइंड होगा वो तो 1,25,000, ठीक है। डिटरमाइन हिज नेट इनकम फॉर द असेसमेंट 22-23। सैलरी फ्रॉम अ पब्लिशिंग हाउस फॉर वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, ग्रॉस 4,96,000। शाणे हैं, ग्रॉस बोल रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन तो देना ही देना पड़ेगा आपको। स्पेशल अलाउंस फ्रॉम द एम्प्लॉय 1,07,000 फुली टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस। नहीं, डिसेबल्ड पर्सन है, ब्लाइंड है ना, 80% से ज़्यादा ही मानी जाती है। हाँ, प्रशांत पूछ रहा है सर 80% से ज़्यादा कहाँ लिखी हुई है, ब्लाइंड है ना, 80% से ज़्यादा ही मानी जाती है, ठीक है। ये पूछ रहा है 3,200 पर मंथ, करो 3,200 पर मंथ कितना होता है, 38,400। उसको मिला कितना है 38,400, तो पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। याद आया, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस टू ब्लाइंड एंड हैंडीकैप 3,200 पर मंथ एग्जेम्प्ट है। ओके, तो ये 3,800 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैश अवार्ड रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, अदर सोर्सेज लिख दो और लिखो एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट से मिले तो एग्जेम्प्ट। अगला क्या है, रेम्यूनरेशन फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर, टैक्सेबल, अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, अदर सोर्सेज, फुली टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, फुली टैक्सेबल।
कलेक्शन चार्जेस ऑफ क्वेश्चन पेपर सेटिंग रेम्यूनरेशन 1100। अब ये ना कलेक्शन चार्जेस ऑफ क्वेश्चन पेपर सेटिंग रेम्यूनरेशन उसका खर्चा है, माइनस लिख दो, अदर सोर्सेज में खर्चा माइनस हो जाएगा। अपन इसके बिजनेस की इनकम नहीं मान सकते क्या? पेपर सेट करना तो उसका बिजनेस नहीं है। पेपर सेट करना का भी बिजनेस नहीं होता, ये छोट मोट काम होता है। किसी को सुना है मेरा काम ही क्वेश्चन पेपर सेट करना? ये तो टीचर्स है, वो पार्ट टाइम है, उनकी क्वालिफिकेशन का फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ नहीं कंट्रीब्यूशन टूवर्ड रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ATC, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ ऑफ मिसिस एक्स सम अश्योर्ड इन 2009, 2012 के पहले 50,000 का 20% 10,000, तो 12,500 के आगे लिख दो 10,000 और लिख दो ATC। कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ATG फर्स्ट कैटेगरी 100%। लल्लू क्वेश्चन साला, 2 मिनट दे रहा हूं मैं, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करो। तवलीन आप पॉज करो और ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करो। ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है आपकी 6,96,100। इसमें से माइनस करेंगे ATC 72,000, ATG 11,800, ATU 1,25,000। ये 3 डिडक्शन माइनस करने के बाद आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ रही है 4,87,300। डन। ओके, ATU माइनस करना भूल गए थे, उस क्वेश्चन ही उस चीज़ का है वो। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड आउट टैक्स लाइबिलिटी। डबल अंडरलाइन कर लो भैया, क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स लाइबिलिटी। अब बाबू तो अच्छे से ध्यान रखना है 87A की रिबेट का। For the assessment year 22-23, in the case of X, who is a resident individual and born in April 5, 1961, ज़रा एज कैलकुलेट करो तो इसकी। बड़ा है सर ये सर। 2021 में से 1961 माइनस कर दो, 60 साल हो गया ना, मतलब हमारे ईयर में ये 60 पार कर गया, तो ये सीनियर सिटीज़न है। इन द फॉलोइंग सिचुएशन 1, नेट इनकम 260, सिचुएशन 2 3, नेट इनकम 5 4 6। बेवकूफ़ समझता है क्या अपन को? ये बाप का राज चल रहा है इसका। 3 में एग्जाम दिया सर। क्यों 3 में एग्जाम्प्ट है? एक में तो 87A लग रहा है सर। यार नेट इनकम ही दे दी इन्होंने डायरेक्ट, तो ये तो इस चीज़ का क्वेश्चन ही नहीं है। 3 लाख तक तो एग्जाम दिया सर। ये तो इस चीज़ का क्वेश्चन ही नहीं है, फिर क्यों दिया इन्होंने अपनी? 6 लाख रुपए पे टैक्स कैलकुलेट कर लोगे आप, क्या करोगे उससे? 12,500 तो नहीं, 12,500 क्यों, 3 लाख तक माफ़ है ना, तो 2 लाख का 5% 10,000 और 1 लाख का 20% 20,000, 30,000 ये प्लस उसमें 4% प्लस कर दो, 30,000 का 4%। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। 1 लाख का 20%। यार इन लोगों ने इसको सीनियर सिटीज़न माना ही नहीं है। हाँ तो क्या सर? कितना आ रहा है? 33,60 कैसे? आ गया ना सर। 12,501। 12,500 लेना ही नहीं है, सीनियर सिटीज़न है वो, 3 लाख लेना था। इन्होंने 12,500 ले रखा है, गलत कर रखा है। अप्रैल 1961 से अगर मैं काउंट करूं तो 62 में पहला साल का हुआ हो, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 तक 9 साल, 80, 90, 100, 10, 20, 50, 59 और 21 में 60 का हो गया हो। ये लोग तो मान ही नहीं रहे, उसको गलत कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। ये तो गलत है इनका आंसर। आप लोग लिखो 30,000 प्लस 4% करके आंसर लिख दो। कितना आया? हाँ 31,200। 2 लाख का 5% 10,000। हाँ 1 लाख का 20% 20,000। 30,000 तो नहीं आएगा। 30,000 का 4% 1,200, 31,200 आ रहा होगा। 31,200 आ रहा है। बस 31,200 ही लेंगे अपन आंसर। गलत है वो।
अरे इन्होंने पिछले साल के हिसाब से आंसर चेंज नहीं किया होगा बेवकूफ़ों ने, किताब छापने वाले छाप देते हैं यार। चलो नेक्स्ट 21, एक्स एज 59 ईयर is an employee of private limited company in Mumbai. He gets 45,000 per month as salary. Besides, the employer provides a furnished housing facility, house being owned by employer at concessional rate. Underline करो at concessional rate, क्योंकि कम किराए पे दिया है, हाउस एंड अलाउंस नहीं मिल रहा छोरे को, तो 80GG एप्लीकेबल हो जाएगा। फेयर रेंट ऑफ अनफंडिंग, क्या लिखा हुआ है तुम्हारा? उमागो तुरुलब, एक लाइन मिसिंग है इसमें, एक लाइन मिसिंग है आपने, पूरी एक लाइन मिसिंग है आपने, तो फैक्ट लिख लो आप। ये हाउस है ना, हाउस, इसके पहले लिख दो रेंट फ्री हाउस एट कंसेशनल रेट। फिर लिखो फेयर रेंट ₹1,28,000, जो लिखा हुआ है आपके आंसर शीट। फेयर रेंट ₹1,28,000। अब जब मकान उसका खुद का है तो फेयर रेंट किसी काम का नहीं है ना, तो फेयर रेंट वाली लाइन को तो सिंगल स्ट्राइक कर दो कि तुम्हें दिखे कि हमने काटी है इसको। फेयर रेंट किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर उसका खुद का मकान है तो अपन तो क्या ले लेंगे, पॉपुलेशन के बेस पे परसेंटेज ले लेंगे, 7.5%, 10% और 15%। ऊपर ही लिख दिया तो मुंबई में तो सबसे ज़्यादा आबादी है, तो 15%, ठीक है, सैलरी का 15% ले लेंगे अपन। एंड रेंट पेड बाय एक्स ₹1,36,000, डबल अंडरलाइन कर लो, इस पे मिलेगा आपको 80GG, है ना, जो वो एम्प्लॉयर को पे कर रहे हैं। मेडिकल अलाउंस एट अ रेट ऑफ 1,500 पर मंथ फुली टैक्सेबल, एंड लीव ट्रेवल कंसेशन ऑफ ₹94,000 विच इज़ एग्जेम्प्ट, अंडरलाइन कर लो विच इज़ एग्जेम्प्ट, जयराम जी की। द एम्प्लॉयर प्रोवाइड स्पोर्ट्स क्लब फैसिलिटी, द सिमिलर फैसिलिटी विल कॉस्ट 17,000 पर ईयर। हाँ, तो टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा। Determine the net income and tax liability of X for the assessment year 22-23 after giving due consideration to the following particulars. Long-term capital gain in respect of commercial building, 112, section 112, 1,17,000 at the rate 20%. Long-term capital gain in respect of shares, non-listed, ये भी 112 at the rate 20%. Income from horse race gross, winning from lottery gross, casual income 30%. Expenditure on recovery of lottery prize, not allowed, very good. Interest on IFCI, other sources का income, आगे interest paid on capital borrowed for purpose of investment in bonds of IFCI 18,500। तो देखो 18,000 की इनकम है और खर्चा हो गया 18,500, तो 500 का लॉस माना जाएगा, ठीक है। इनकम में से खर्चा पूरा माइनस करेंगे, 500 का लॉस माना जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ लाइफ ऑफ एक्स एंड मिसेस एक्स सिंस 2007, मतलब 2012 के पहले। सम अश्योर्ड 5,90,000, करो तो 20%, 1,18,000
और इन्होंने पे किया है 1,24,000, तो लिख दो वहाँ पे 1,18,80 मेडिक्लेम इंश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ एक्स फादर 26,000, एक्स ही 59 ईयर्स का है, तो उसके पापा तो बड़े ही होंगे, 1 साल तो बड़े होंगे इसी उसके पापा उससे, ठीक है, तो 50,000, तो 26 का डिडक्शन मिल जाएगा 80D में। सर एक लाइन रहेगी, कौन सी? कंपनी डिपॉजिट, हाँ, कंपनी डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, हाँ टैक्सेबल है पूरा 2,08,000। डन। अब मुझे आप लोग सैलरी के नोट्स निकाल के दो अगर आपके पास है तो। सर ये विनिंग ऑफ शॉर्ट ये भी अदर शॉर्ट हाँ अदर सोर्स, कैजुअल इनकम अदर सोर्स। सैलरी के नोट्स लाए हो क्या आप लोग? ये लाया मेरा कृष्णा। हो गया पॉज कर दो बेटा वीडियो। पूरी assumption हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में स्पोर्ट्स क्लब फैसिलिटी को टैक्सेबल नहीं कर रखा। क्यों नहीं कर रखा? अपन स्पोर्ट्स क्लब फैसिलिटी का पहले पूरा रूल पढ़ लेते हैं। स्पोर्ट्स क्लब फैसिलिटी सबके लिए टैक्सेबल है। उसमें से पहले आप उसका एक पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस करेंगे फॉर ऑफिशियल पर्पस, माइनस करेंगे एनी अमाउंट रिकवर्ड, फिर जो भी बचा ना वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। मीन्स जो भी उसने पे किया है एम्प्लॉयर ने और आपसे रिकवर नहीं किया गया तो आपके लिए क्या है? टैक्सेबल। लेकिन फिर एक्सेप्शन ये है कि अगर ये सबको मिली है तो फिर क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन हमने क्या समझा कि जितना इसने पे किया है वो टैक्सेबल। इस क्वेश्चन में टैक्सेबल नहीं कर रखी। हम ये अजम्पशन ले सकते हैं इसलिए टैक्सेबल नहीं करी होगी क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर का जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो गिवन नहीं है। इसमें तो ये लिखा है और सिमिलर फैसिलिटी कितनी कॉस्ट होती है? 17,000, लेकिन ये नहीं कहा हुआ एम्प्लॉयर को कॉस्ट कितनी लगी है उसकी? 17,000, इसलिए इसने एग्जाम कर रखा। समझ में आया? अगर ये लाइन ना हो और एम्प्लॉयर एक्सपेंडिचर ऑन क्लब फैसिलिटी 17,000 हो तो फिर हम क्या कर लेंगे? उसको टैक्सेबल कर लेंगे, ठीक है। या फिर ये लाइन लिखी हुई हो दिस फैसिलिटी हैज़ बीन गिवन टू ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस क्लास, तो फिर हम क्या कर लेंगे? इसको एग्जाम कर लेंगे, ठीक है। तो हाल फिलहाल हमारा आंसर मैच कराने के लिए ये अजम्पशन ले रहे हैं हम कि एम्प्लॉयर की कॉस्ट गिवन नहीं है, सिमिलर कॉस्ट गिवन है, इसलिए हमारे पास कोई बेसिस नहीं है, हम इसको क्या कर रहे हैं? एग्जाम कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखे? अजम्पशन। स्पोर्ट्स क्लब फैसिलिटीज is exempted because actual expenditure incurred by employer is not given in the question. Or we can assume it has been given to all employees. Or we can assume it has been given to all employees. अब इस क्वेश्चन में रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट करने के सिवा बाकी सब कुछ मुझे लगता है कि इजी है, सिर्फ ये क्वेश्चन लेंदी है। तो आप कहो तो मैं सिर्फ रेंट फ्री अकोमोडेशन करवा दूँ? हाँ, बाकी सब कर लोगे आप लोग? हाँ, अपन ने लिख ही लिया किसमें क्या लेना है, क्या लेना है, ठीक है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन देखो, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए हमने बात कर ली कि मुंबई में है, एम्प्लॉयर का खुद का मकान है ना, तो 15% ऑफ सैलरी लेनी है। सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट और ऑल टैक्सेबल अलाउंस प्लस बोनस प्लस सेल्स कमीशन। तो चलो देखते जाओ। सबसे पहले लेते हैं अपन बेसिक, कितनी है? 45,000 पर मंथ। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 5,40,000, तो ये हो गया। फिर इसको डीए रिटायरमेंट बेनिफिट तो मिल ही नहीं रहा है ना, इसको मिल रहा है कुछ एक अलाउंस मिल रहा है, इसको क्या नाम है उसका? देखो, मेडिकल अलाउंस, बस। अच्छा वो बताओ बेसिक कितना मिल रहा है उसको? 5,40,000। और क्या मिल रहा है उसको? मेडिकल अलाउंस कितना?
1500 रुपये महीने के हिसाब से 18,000। यस सर। ओके, और क्या मिल रहा है बापड़े को? कोड फैसिलिटी है आधा भी नोट डाल वो भी नहीं आएगी, यही है वो। फिर तो कुछ भी नहीं मिल रहा। करो टोटल कितना हो गया? 5,58,000। इसका 15% निकालो, कितना हुआ? 5,58,000 इंटू 15% कितना हुआ? 83,700। और ये तो अनफर्निश्ड है, जो कोई फर्नीचर वर्नीचर भी दे रखा है क्या? रेंट ऑफ फर्नीचर 1,29,300 प्लस करो 1,29,300 कितना हो गया? 2 लाख। अब इसमें से माइनस करेंगे कि जो इससे रिकवर किया जा रहा है, कितना रिकवर किया जा रहा है? 1,36,000। हाँ, टैक्सेबल कितना होगा? आ गया ना बेटा 83,700। हाँ, विचेवर लोअर तो रेंट जब उसने खुद ने किराए पे लिया हो तो, यहाँ तो उसका खुद का मकान है ना। यहाँ तो फिर तो सिर्फ परसेंटेज लेते हैं ना अपन, 7.5, 10 और 15। ठीक है, रेंट ऑफ फर्नीचर ऐड कर लिया। यहाँ पे लिख दूँ वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस और पूरी मेहनत कराओगे। माइनस करेंगे अपन अमाउंट रिकवर्ड, कितना है? 1 लाख। कितना बचा? 77,000 टैक्सेबल। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन टैक्सेबल कितना होगा? 77 लिख लो भाई साहब। अब क्योंकि वो, यहाँ देखना, क्योंकि वो कुछ रेंट पे कर रहा है और उसको कहीं पे हाउस रेंट अलाउंस भी नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा 80GG, है ना। और 80GG का डिडक्शन लेते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट बहुत इजी है, तो 5,000 इंटू 12 60,000। सेकेंड पॉइंट 25% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। अब टोटल टैक्सेबल इनकम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं अपन टोटल टैक्सेबल इनकम, ये रही टोटल टैक्सेबल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A माइनस 80C से 80U। तो आपको घर पे सॉल्व करना भी बहुत आसान हो जाएगा, कि सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी आपको। आपका ग्रॉस टोटल इनकम है 13,98,500 एज पर सोल्यूशन। टोटल टैक्सेबल इनकम इक्वल्स टू कितना बोला मैंने? 13,98,700। क्वेश्चन में ढूंढो ज़रा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 2,27,000। ठीक है, माइनस 2,27,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है क्या? मेरे हिसाब से नहीं है, है ना। 80C से 80U, तो उसमें एक 80D, एक है 80C। 80C है 80C है इसका 1,18,000 और 80D है
26,000। बताओ कितना बचा? $10,27,700। इसका 25%। $2,56,200 925। अब मैं आपको है ना अंदर की एक बात बताता हूँ, राज की बात। जब मेरा ग्रॉस टोटल इनकम इतना हाई हो ना, तो फिर यहाँ पे मैं कुछ माइनस करने में छोटी मोटी गलती कर भी दूंगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि उसका 25% ऑब्वियसली 60,000 से क्या जाएगा, ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, तो हमें तो क्या लेना है, विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इतना रिलेवेंट नहीं होता है, अक्सर सेकंड पॉइंट तो हायर साइड पे ही जाता है। थर्ड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें करेंगे अपन रेंट पेड। कितना रेंट पे कर रहा है वो? 1,36,000 माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। सर वापस से वही, कितना है? 10 लाख का 1,02,770 230 whichever lower 33,230 80GG। और अपना आंसर भी मैच हो रहा है। ठीक है, और फाइनल आंसर लिख लो अब आप लोग। नेट इनकम लिख लो, लिखी हुई होगी 2,21,470 है। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हमने ग्रॉस टोटल इनकम भी लिख दी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लिख दिया और ATC भी लिख दिया, ATD भी लिख दिया, और ये भी मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। तो बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए बाकी सारी चीज़ें करना। कहीं पे उलझ जाओ, आंसर मैच ना हो रहा हो, तो थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन करके भी देख लेना आप लोग। अच्छा है ना? हाँ, टैक्स लाइबिलिटी कहाँ बोला उसने? बोला है क्या? नेट इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी बोला है इसने तो, कमीने ने। चलो करते हैं, टैक्स लाइबिलिटी निकलवा देता हूँ। मैं इग्नोर करने को बोला, क्या को कराऊँ? जो मस्ती के तो फालतू मेहनत मत कराया कर मुझसे। पहले अल्टरनेट टैक्स एग्जाम तो मैं पढ़ा तो दूँ मैं अच्छे से, पहले उसका रट्टा पढ़वाऊँगा, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊँगा। अच्छा, टैक्स लाइबिलिटी के लिए आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है? 12,21,000। लिखूँ कहाँ पे यार, जगह ही नहीं मिल रही। बेटा ये सेक्शन आ रहा है क्या? ये वाला पॉइंट आ रहा है क्या? हाँ, कितना बोला मैंने? 12 लाख टोटल टैक्सेबल इनकम, 12,04,70। ओके, अब आप लोग इसमें से माइनस करो स्पेशल रेट वाली इनकम। कौन कौन सी अभी अपन ने लिखी थी ना ऊपर? एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और एक कैजुअल इनकम है ना? बस दो ही चीज़ें हैं। 227 की तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और कैजुअल इनकम 3,79,000। दो कैजुअल इनकम है आपकी। ठीक है, माइनस करने के बताओ कितना बचा? 6,15,470। डन। अब टैक्स कैलकुलेट करते हैं अपन। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 2,27,000 का 10%, सॉरी 20%, कितना आया? 45,400। फिर कैजुअल इनकम एट द रेट 30%, कितना आया? 1,13,700। बाकी पे लगाएंगे स्लैब। स्लैब में कितने पे लगाएंगे? 6,15,470 पे, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 to 5 लाख, 12,000। एज कितनी थी? 59 थी ना? ठीक है,
और 5 लाख टू 615,470, 1,15,470 का 20%। 34 तो नहीं आएगा, 23,094। तूने इन दोनों को प्लस कर दिया होगा तो भी 35 आ रहा है। चलो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्लस करो। 1,694। एजुकेशन सेस लगाओ कितना, 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC @4%, कितना आ रहा है? 4% का अमाउंट बताना। 7,788। टोटल करो कितना आया? ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी 2,24,000 थोड़ी आएगा, 2,02,000। हाँ, ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी बोला है, नेट टैक्स लाइबिलिटी बोला है? टैक्स लायबिलिटी बोला है, क्रॉस टैक्स लाइबिलिटी बोला है, तो यही आंसर है। अगर नेट बोलते तो आपको पता है क्या करना होता आपको? वो जितनी भी कैजुअल इनकम है ना, उसका 30% TDS ज़रूर डिडक्ट हुआ होगा, तो उसका 30% माइनस करना था। और फिर जो ये इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट है ना, इसका भी 10% डिडक्ट हुआ होगा, इसके ऊपर भी ये भी माइनस करना पड़ता अपन को। फिर एक वो था ना, इसमें डिविडेंड फ्रॉम इनकम कंपनी नहीं है, नहीं है, बस इतना ही। ये IFCI है। IFCI का एग्जेम्प्ट होता है, ये अपन पढ़ेंगे। इसमें परसेंटेज गिवन नहीं है, और परसेंटेज 13 से 14% वाला हो तो TDS डिडक्ट नहीं होता उसके ऊपर, है ना। तो वो अपन पढ़ेंगे अदर सोर्सेज में, इसलिए इन्हें पूछा नहीं है। बट ऑब्वियस वाली चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट 10% का TDS होता, और कैजुअल इनकम 30% का TDS होता। तो ये दोनों चीज़ अपन माइनस कर देते, क्या आ जाता अपना? नेट आ जाता, फिर राउंड ऑफ कर देते। अभी उसको इन्होंने इसको ही राउंड ऑफ कर रखा, ठीक है। बस यार अब और नहीं करें। जयराम जी की बाय टाटा सी। कितने हो गए अपने? 22 हो गए।